अवनी अपनी सोच से बाहर आकर रूम में रखा आदित्य का लैपटॉप लेकर उसमें अपनी आईडी डालकर अभी आया मेल खोलकर पढ़ने लगती है। फिर वो लैपटॉप पर ही कुछ करने लगती है। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर ऐसे चल रही होती है जैसे जैसे वो सब उस पर नाच रही होती है। तभी रूम का डोर नॉक होता है। अवनी की नाचती उंगलियां दरवाजे से आई आवाज़ सुनकर अचानक से रुक जाती है। अवनी गहरी सांस छोड़कर बोली, अंदर आ जाइए। अवनी के ऐसा बोलते ही एक लेडी स्टाफ अंदर आती है और उसके हाथ में एक बड़ा सा थाल होता है। उस थाल को देखकर अवनी सवाल भरी नज़रों से उस लेडी स्टाफ को देखती है। वो लेडी स्टाफ थाल को टेबल पर रखकर बोली, सर ने यह आपके लिए भेजा है। इतना बोलकर वो लेडी स्टाफ वहाँ से चली जाती है। अवनी लैपटॉप पर कुछ कर लैपटॉप बंद कर जैसे ही थाल के तरफ बढ़ती है वैसे ही उसके फ़ोन पर मैसेज की बीप होती है। वो अपना फ़ोन निकालकर उस मैसेज को देखकर मुस्कुराने लगती है। मैसेज आदित्य का ही होता है जिसमें लिखा होता है, जान, एक बेहद खूबसूरत रात है छत पर तुम्हारे साथ। थाल में जो भी है सब पहन कर आना, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। ये पढ़ते ही अवनी थाल पर रखा कपड़ा हटा देती है। थाल में कपड़ों के साथ साथ कुछ गहने भी रखे होते हैं जिसे देखकर अवनी के चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ जाती है। वो जल्दी वॉशरूम में जाकर तैयार होने लगती है। बाहर चारों तरफ अंधेरा छाने लगता है और चांद और तारे धीरे धीरे अपनी जगह बनाने लगते हैं। आदित्य पहले से ही छत पर होता है। तभी उसके कानों में छम छम की आवाज़ आती है जिसे सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। जैसे जैसे आवाज़ तेज़ हो रही होती है वैसे वैसे आदित्य की धड़कन ने अपनी रफ्तार तेज़ करने लगती है। आदित्य पलटकर छत के गेट की तरफ एकटक देख रहा होता है। तभी लाल रंग में डूबी अवनी सामने से आती दिखाई दे रही होती है। अवनी आदित्य को देखती है जो उसे एकटक देख रहा होता है और आदित्य के इस तरह देखने से अवनी की पलकें अपने आप हया से झुक जाती है। तभी चाँद भी आसमान में साफ दिखाई देने लगता है और तारों की रोशनी बढ़ जाती है जैसे अवनी को इस रूप में देख रहे चांद तारे भी मुस्कुरा रहे हो। आदित्य अवनी के देखते हुए उसके करीब आने लगता है। अवनी ने लाल रंग की साड़ी पहनी होती है और बालों का जोड़ा बनाया होता है जिसकी कुछ लटें उसके गालों पर बार बार आ रही होती है। आज अवनी चेहरे पर पूरा श्रृंगार करके आई होती है। माथे पर बड़ा सा मांग टीका, साथ में छोटी सी बिंदी, कानों में बड़े बड़े झुमके, नाक में बड़ी पर हल्की सी नथ और गले में रानी हार, चोकर और लंबा हार का सेट, हाथों में चूड़ियाँ और चूड़ों का मिला हुआ सेट, पैरों में भी पायल जो एक पैर आगे बढ़ाते ही आवाज़ करने लगती है। इन सब के साथ आंखों में काजल, एक लाल लिपस्टिक, ऊपर से शर्म की हवा अवनी को बेहद खूबसूरत बना रही होती है। आदित्य जैसे जैसे अवनी के पास आने लगता है वैसे वैसे अवनी की धड़कनें बहुत तेज़ होती जाती है। आदित्य अवनी के करीब आकर उसके चिन पर अपनी उंगली रखकर उसे ऊपर करता है। एक पल के लिए आदित्य और अवनी की आंखें एक दूसरे से मिल जाती है, जहां अवनी आदित्य की आंखों में अपने लिए बेशुमार प्यार देखती है जिसे देखकर वो अपनी आंखें अपने आप बंद कर लेती है। आदित्य अवनी के माथे पर अपने होठ रख देता है, फिर अवनी को गोद में उठाकर छत पर बने उस कमरे में ले जाता है। एक नज़र अवनी देख भी नहीं पा रही होती है। आदित्य अवनी को उस रूम में लाता है। रूम पूरा लाल रंग के गुब्बारों और गुलाब के फूलों से सजा होता है जिसे देखकर अवनी के चेहरे पर अपने आप मुस्कुराहट आ जाती है। अवनी आदित्य को बेड पर बैठाकर उसके सामने बैठ जाता है। अवनी पूरे रूम को बड़े गौर से देख रही होती है। रूम की सीलिंग ट्रांसपेरेंट होने की वजह से ऊपर से चांद तारों की रोशनी अभी भी आ रही होती है। टेबल पर तरह तरह का खाना रखा होता है जो अभी ढका हुआ होता है और पूरे रूम में आदित्य की मदहोश करने वाली महक होती है। आदित्य अवनी को सब कुछ देखता देखकर बोला, जान, मैं अभी यहाँ हूँ, यहाँ मुझे देखो। आदित्य की बात सुनकर एक बार फिर अवनी शर्माने लगती है और उसके गाल लाल होने लगते हैं और पलकें एक बार फिर झुक जाती है। आदित्य अवनी को फिर से शर्माता देखकर अवनी के गोद में सर रखकर उसके चेहरे को देखने लगता है। अवनी आदित्य के इस तरह देखने से
अपने चेहरे को हाथों में छुपा लेती है। आदित्य थोड़ा नाराज़गी से बोला, जान, जब तुम मेरे लिए इतना तैयार होकर आई हो तो मुझे देखने दो ना, मुझे देखना है तुम्हें। इतना कहते हुए हाथ हटाने की कोशिश करता है। अवनी शर्माते हुए बोली, आदित्य, आप बहुत दुष्ट है, आपको पता है ना, आपको ऐसे देखना मुझे बेचैन कर रहा है। जब भी आप मुझे एकटक देख रहे हैं। आदित्य अवनी की बात सुनकर उसके हाथ हटाते हुए बोला, जान, बस एक बार प्लीज़। आदित्य के इतना बोलते ही अवनी अपने चेहरे पर से हाथ हटा लेती है और धीरे धीरे पलकों को उठाकर आदित्य की तरफ देखने लगती है। आदित्य अवनी को इस तरह अपनी तरफ देखता देखकर बोला, जान, बस इतने से इजाज़त दे दो कि मैं तुम्हें यूं ही उम्र भर देखता रहूं और तुम पर हर लम्हा ऐसे ही रहो। बस इतनी सी इजाज़त दे दो। आदित्य की बात सुनकर अवनी मुस्कुराते हुए आदित्य के गले लग जाती है। वहीं आदित्य उसे अपनी बाहों में समेट लेता है। थोड़ी देर ऐसे ही एक दूसरे के गले लगने के बाद आदित्य अवनी को अपने से दूर करके बोला, चलो पहले खाना खा लेते हैं। आदित्य की बात सुनकर अवनी मुस्कुराते हुए अपना सर हिला देती है। आदित्य अवनी को वहीं बैठे रहने का बोलकर टेबल बेड के पास ले आता है। सारा खाना अवनी की पसंद का ही होता है। अवनी खाने का एक निवाला पहले आदित्य को खिलाती है। आदित्य भी अवनी को अपने हाथ से खाना खिला रहा था। फिर दोनों एक दूसरे को खाना खिला देते हैं। अवनी एक डिश को अभी भी एकटक देखते हुए बोली, आदित्य, आपने वो वाली डिश क्यों ओपन नहीं की? आदित्य अवनी को देखकर सवाल के बदले सवाल करते हुए बोला, अगर मैंने उसे ओपन किया तो क्या तुम अपनी आंखें बंद करोगी? अवनी आदित्य की बात सुनकर मुंह बनाकर बोली, जब आप उसे ओपन करने पर आंखें ही बंद करवाने वाले हैं तो ओपन करने का क्या फ़ायदा? अवनी आदित्य की बात सुनकर उसकी नाक खींचकर बोली, पर तुम्हें अभी अपनी आंखें बंद करनी ही होगी। इतना बोलकर उसकी आंखों पर अपना हाथ रख देता है और उस डिश को अवनी के सामने रख देता है। फिर धीरे धीरे अपना हाथ हटा देता है। अवनी जैसे ही आंखें खोलकर देखती है तो उसके चेहरे की मुस्कुराहट अपने आप बढ़ जाती है और आंखों में नमी भी आ जाती है। वो मुस्कुराते हुए आदित्य की तरफ देखती है तो वो हाथों में रिंग लिए बस उसे ही देख रहा होता है। अवनी की आंखों की नमी खुशी के साथ आंसू बनकर गालों पर लुढ़क जाती है। आदित्य जल्दी से अवनी के आंसू पोंछकर बोला, जान, रोने के लिए नहीं किया है ये सब तुम्हारी मुस्कान के लिए है। तो क्या तुम बस मेरी रहोगी हमेशा हमेशा के लिए? और याद रखना, ना बोलने पर भी मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूँगा, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। इतना बोलकर अवनी को रिंग पहना देता है। वहीं आदित्य की बात सुनकर अवनी मुस्कुरा देती है। आदित्य अवनी के माथे पर होठ रखकर बोला, चलो साथ में केक कट करते हैं। अवनी आदित्य के हाथ पर अपना हाथ रखकर केक कट करती है, जिस पर बहुत ही खूबसूरती से लिखा हुआ होता है, आदित्य लव अवनी, बस तुम मेरी हो। दोनों केक को साइड में रख थोड़ा सा केक कट कर एक दूसरे को खिला देते हैं। केक खाने के बाद अवनी आदित्य को देखते हुए बोली, आपने ये सब मेरे लिए इतनी बार किया है। या वो बोल ही रही होती है कि आदित्य उसके करीब आकर बोला, तुम कुछ भी सोच सकती हो। इतना बोलकर अवनी के होठों को हल्के से अपने होठों से छूता है। अवनी की आंखें बंद हो जाती है। तब आदित्य अवनी को ही एकटक देखकर उसकी नथ हटाने लगता है, जिससे अवनी अपनी आंखें खोल लेती है और आदित्य की आंखों में देखने लगती है। आदित्य अवनी की आंखों में देखकर उसकी नाक पर छोटा सा किस कर होठों को चूम लेता है। अवनी की आंखें अपने आप बंद हो जाती है। आदित्य धीरे से अवनी के मांग टिक्के को हटाकर वहाँ किस करता है। फिर कानों में से झुमके निकालकर वहाँ पर भी चूम लेता है। फिर गले में से रानी हाल निकालकर गले पर किस करने लगता है। अवनी आंखें बंद किए आदित्य के प्यार को महसूस कर रही होती है। आदित्य इसी तरह अवनी की चूड़ियाँ और पायल को भी उतार देता है। फिर उसे अपनी गोद में उठाकर मिरर के सामने खड़ा कर देता है। अवनी अपनी आंखें खोलकर अपने आप को देखती है। आदित्य अवनी के पीछे खड़े हुए ही उसके बालों को आज़ाद कर देता है और टेबल पर रखी डिब्बी में से लाल रंग का सिंदूर अवनी की मांग में भर देता है, जिससे थोड़ा सिंदूर
उसकी नाक पर भी गिर जाता है। आदित्य अवनी को मिरर में देखते हुए बोला, मुझे नहीं पता था मेरी जान बिना किसी श्रृंगार से भी इतनी खूबसूरत लग सकती है। इतना बोलकर उसके कंधे पर चूम लेता है। अवनी आदित्य के नाम का सिंदूर देखकर मुस्कुराते हुए आदित्य और खुद को मिरर में एक साथ देखकर बहुत खुश होती है। आदित्य धीरे से अवनी के बालों को एक तरफ कर अवनी की पीठ को चूम लेता है। एक बार फिर अवनी की आंखें अपने आप बंद हो जाती है। आदित्य अवनी को बेड पर लेटा देता है और खुद भी उसके पास लेट जाता है और उसे अपनी बाहों में लिए उसके होठों पर किस करता है। दोनों मन के साथ साथ पर अवनी होठ रख देता है। आस्तन से भी एक दूसरे के हो जाते हैं। रूम में चारों तरफ अंधेरा फैला होता है, पर चांद और तारे दोनों एक टक होकर मुस्कुराते हुए और भी ज़्यादा चमक रहे होते हैं। सुबह के 4 बज रहे होते हैं। आदित्य और अवनी एक दूसरे की बाहों में आराम से सो रहे होते हैं कि अचानक अवनी के चेहरे के भाव बदलने लगते हैं और वो एकाएक ज़ोर से चीख पड़ती है और उसकी आंखें अपने आप खुल जाती है। चेहरे पर पसीना चमक रहा होता है। कोई भी कह सकता था कि अवनी ने बहुत बुरा सपना देखा है। आदित्य अवनी के ऐसे चीख से उठ जाता है और अवनी को अपनी बाहों में लेकर बोला, जान क्या हुआ? कोई बुरा सपना देखा क्या जान? आदित्य लगातार बोलते हुए अवनी के गाल को थपथपा रहा होता है। वही अवनी उस सपने से बाहर निकलकर एक टक आदित्य के गले लग जाती है। आदित्य लगातार उसकी पीठ को सहला रहा होता है। जब काफ़ी देर बाद आदित्य अवनी को शांत देखता है तो आदित्य अवनी के चेहरे को अपने दोनों हाथों में बटोरकर बोला, क्या हुआ जान? कुछ देखा क्या तुमने? कोई डरावना सपना? आदित्य की बात सुनकर अवनी आदित्य के हाथ पर अपना हाथ रखकर बोली, आदित्य आप कभी मुझे अकेले तो छोड़कर नहीं जाएंगे ना? अवनी के इतना बोलते हुए अवनी की आंखों में नमी साफ दिखाई दे रही होती है, जिसे देखकर आदित्य समझ जाता है कि अवनी ने अपने सपने में उसे अपने से दूर जाते हुए देखा होगा। आदित्य पूरे प्यार और विश्वास से अवनी के माथे पर अपना होठ रखकर बोला, जान तुम बस मेरी हो, ना कभी मैं तुम्हें कहीं जाने दूंगा और ना ही कभी तुम्हें अपने से दूर करूंगा। इतना बोलकर उसे बाहों में मजबूती से घेर लेता है। आदित्य और अवनी ऐसे ही कई देर तक एक दूसरे की बाहों में रहते हैं। अवनी आदित्य के सीने पर सर रखे हुए बोली, आदित्य मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। आदित्य अवनी की बात सुनकर उसके चेहरे को एकटक देखता रहता है। अवनी अपनी बात आगे बढ़ाकर बोली, आदित्य अगर कभी भी हम आप और मैं अलग हो, और वो बोल ही रही होती है कि आदित्य उसके होठ पर अपनी उंगली रखकर बोला, जान क्या तुम्हें मुझ पर या मेरी किसी भी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है? आदित्य की बात सुनकर अवनी की आंखों से आंसू बह जाते हैं और वो आदित्य पर अपना हाथ दिखाते हुए उसके माथे पर अपने होठ रखकर बोली, फिर अपना और आदित्य के माथे को जोड़कर बोली, आदित्य आप पर विश्वास ना करने का मतलब है अपने आप को खो देना। मैं आप पर अपने आप से भी ज़्यादा विश्वास करती हूँ, पर मैं अपनी किस्मत से बहुत ज़्यादा डरती हूँ। जब भी खुशियाँ मेरे करीब आती है, ये मेरी किस्मत एक तूफ़ान बनकर उन खुशियों को हर बार मुझसे छीन लेती है। आदित्य अपने के आंसू पोंछकर बोला, जान मैं किस्मत में लिखी हर दूरी मिटा दूंगा और तुम्हें अपने से कभी दूर नहीं जाने दूंगा। अवनी आदित्य की बात सुनकर रोते हुए आदित्य के होठों पर अपने होठ रख देती है। आदित्य अवनी को अपने बेहद करीब कर लेता है। असल में अवनी सपना देखती है कि वो और आदित्य मुस्कुराते हुए एक दूसरे के सामने ही खड़े होते हैं और एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, पर उन दोनों के बीच एक शीशे की पतली सी दीवार होती है। दोनों एक दूसरे को देखकर उस दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और जैसे ही वो दीवार टूटती है, दोनों के चेहरों पर एक होने की खुशी साफ दिखाई देने लगती है। पर तभी एक धमाका हो जाता है और सब धुएं में ख़त्म हो जाता है। आदित्य रूम की सीलिंग से आसमान में आती रोशनी को देखते हुए अवनी के बालों में अपनी उंगलियों को उलझा रहा होता है। वहीं अवनी
आदित्य के सीने पर सर रखकर बोली। आदित्य अवनी के बोलने से पहले ही बोला, जान, अब कोई भी बकवास नहीं सुननी मुझे। अवनी बच्चों की तरह मुंह बनाकर बोली, मैं अब कुछ और बोल रही थी। आदित्य अवनी को घूरकर देखने लगता है। लगता नहीं है कि तुम कुछ और कहोगी, जैसे कह रहा हो। अवनी मासूम सा फेस बनाकर बोली, सच्ची। आदित्य वापस अपनी उंगलियों को अवनी के बालों में चलाने लगता है तो अवनी मुस्कुराते हुए बोली, आदित्य आप ना मुझे जब भी कोई लेटर लिखेंगे ना तो रू नाम पर लिखना, और जब मैं कोई लेटर आपको लिखूंगी नहीं तो आ नाम पर लिखूंगी। आदित्य अवनी का चेहरा अपने सामने करके बोला, जान, हम एक दूसरे को लेटर क्यों लिखेंगे। अवनी मुंह बनाकर बोली, आदित्य जब कभी मैं थोड़े दिन के लिए पार्थ के साथ रहने जाऊंगी तो आप मुझे लेटर नहीं लिखेंगे। आदित्य अवनी को घूरकर देखते हुए बोला, तुम्हें किसने बोला कि तुम पार्थ के साथ कभी कहीं जाओगी। आदित्य की बात सुनकर अवनी आदित्य को घूरने वाली आंखों पर अपना हाथ रखकर बोली, आदित्य ऐसे घूरने से मैं आपकी बात नहीं मानने वाली। मैं तो पार्थ के साथ जाया करूंगी। आदित्य अवनी को पलटकर उसके ऊपर आकर थोड़ा कड़क लहजे में बोला, मिसेज आदित्य प्रताप सिंह, हमेशा एक बात याद रखना, अब तुम कहीं भी जाओ वहाँ तुम्हें अपने पति को लेकर जाना होगा। आदित्य की बात सुनकर अवनी खिलखिलाकर हंसते हुए बोली, पता है आपको आदित्य, फिर सब कहेंगे कि मिस्टर प्रताप जो सबको अपने नीचे रखता है वो अपनी बीवी का गुलाम है। इतना बोलते हुए अपने दोनों हाथ आदित्य के गले में लपेट लेती है। आदित्य अवनी की नाक को अपनी नाक से लगाकर बोला, मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क पड़ता है तो बस तुम्हारा मेरे पास होने से। दोनों काफ़ी देर ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं, फिर तैयार होकर अपने अपने कामों में लग जाते हैं। जहां अवनी लैपटॉप में कुछ काम कर रही होती है, वहीं आदित्य कंपनी के साथ साथ आने वाले खतरों से सबको बचाने का प्लान कर रहा होता है। वहीं किसी मंदिर के पीछे बने आश्रम में बैठे महागुरु अपनी भक्ति में लीन आंखें खोलकर महादेव को देखकर बोले, सर्वनाश सृष्टि का नियम है और नियम सबकी किस्मत है। हे विधाता, इतनी परीक्षा मत ले उन दोनों बच्चों की जो अपने अस्तित्व को ही आगे चलकर भूल जाएं। एक पत्थर भी हद से ज़्यादा कठोर होकर टूट जाता है, ये तो फिर भी आम इंसान है। राक्षसों का सर्वनाश आपने भी किया था। वो इतना बोलकर मुस्कुरा देते हैं। उनके पास खड़ा शिष्य जो महागुरु की बात सुन रहा होता है, वो महागुरु से बोला, क्या बात है गुरुदेव। महागुरु मुस्कुराते हुए बोले, कुछ नहीं, बस विधाता की लीला ही देख रहा हूँ, जहाँ वो किसी की मौत का रक्षक किसी और को बनाकर उसकी मौत लिख रहे हैं। तो शिष्य गुरु की बात समझने की कोशिश करते हुए बोला, गुरुदेव, अगर विधाता किसी को हमारा रक्षक बनाता है तो उसकी मौत ही क्यों होती है। क्या उस रक्षक की कोई किस्मत नहीं, या अंत में मौत ही उसकी नियति है। महागुरु विधाता को देखते हुए बोले, इस बार तो अनर्थ भी होगा और राक्षसों का सर्वनाश भी होगा, पर इस बार रक्षक बचेगा और विधाता खुद उस रक्षक को बचाएगा भी। इतना बोलकर एक बार फिर अपनी पूजा में लीन हो जाते हैं। एक आदमी कमरे के अंदर से आती चिल्लाने और चीज़ें टूटने की आवाज़ सुनकर दरवाजे के बाहर खड़े खड़े ही पसीने में भीग जाता है। वो 2-3 गहरी सांस छोड़कर अपने पसीने को साफ करके कमरे के अंदर आ जाता है। कमरा पूरी तरह से तहस नहस हुआ होता है। वहीं कुछ दूरी पर एक आदमी सर झुकाए पहले से कमरे के अंदर खड़ा हुआ होता है और उनका बॉस हाथ में आ रही हर चीज़ को तोड़ फोड़ रहा होता है। वो आदमी डरते हुए बोला, सर, आपके खिलाफ जिस किसी ने मीडिया में पहले सबूत फैलाए हैं उसके बारे में अभी तक कुछ भी पता नहीं चला, पर उसी समय मिस्टर आदित्य प्रताप सिंह ने भी आपके खिलाफ एकदम पक्के सबूत फैला दिए थे। वो इतना ही बोल पाता है कि संजय गुस्से से पागल हुआ टूटे हुए कांच को उठाकर उस बोलते हुए आदमी के गले पर चला देता है। वो आदमी थोड़ी देर तड़पते हुए अपना दम वहीं तोड़ देता है। संजय अपना पैर
उस पर मारते हुए आदमी के सीने पर रखकर बोला, सही कहते हैं पापा, तुम सब निकम्मे हो, बस मुफ्त की रोटियां तोड़कर मज़े मार रहे हो। संजय इस समय किसी भूखे भेड़िए की तरह लग रहा होता है। संजय पहले के कमरे में मौजूद आदमियों के करीब आकर गले को पकड़कर बोला, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मुझे उस लड़की के बारे में हर चीज़ पता करके बताओ। चीज़ मतलब हर चीज़, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। इतना बोलकर उस आदमी को गुस्से से धक्का देता है और वो आदमी जल्दी से संभल कर कमरे से बाहर चला जाता है। वहीं संजय कमरे में पागलों की तरह सब कुछ तोड़े जा रहा होता है। असल में जब से संजय को मिस्टर राठौड़ ने बिल में छुपे रहने के लिए बोला होता है, तब से ही संजय बदला लेने के लिए पागल हो रहा होता है। जहां वो आदमियों को हराने के लिए इतना कुछ कर रहा होता है, पार्टी में गया था, वहीं उसको ही अवनी आदित्य के साथ देखकर एक बड़ा झटका लगता है। आदित्य और अवनी से बदला लेना उसके सर पर पूरी तरह हावी हो गया होता है। इसी गुस्से से चलते उसने अपने ही 4 आदमियों को अब तक मार दिया होता है। ऊपर से मीडिया में चल रही उसके खिलाफ खबरें उसे बदला लेने के लिए और उत्साह कर रही होती है। हम मीडिया के रिपोर्टर्स आप सब जानते ही हैं कैसे संजय राठौड़ पर इतने सारे गैर कानूनी कामों का गुनाह लगा हुआ है। इस सब गुनाहों के बारे में पहले भी कई बार आप सब सुन चुके हैं, पर अब पुलिस के पास मिस्टर संजय राठौड़ के खिलाफ पूरे सबूत आप सब ने भी देखे हैं और सुने होंगे कि कैसे संजय राठौड़ पार्टी से चले गए थे। इतना सब बोलते हुए संजय को पार्टी में अंदर और बाहर जाने से कुछ देर वापस से बाहर आने की मीडिया वीडियो चला रही होती है, जिसमें वीडियो के लोग दोनों में संजय के चेहरे को बार बार दिखा रहे होते हैं। आप सब देख सकते हैं कैसे संजय राठौड़ मुस्कुराते हुए मिस केटी के साथ अंदर गए थे और कुछ समय बाद ही गुस्से से बाहर निकल रहे हैं। मिस्टर आदित्य प्रताप सिंह के पार्टी से चूहे की तरह बाहर निकलकर कैसे संजय राठौड़ पुलिस से छुपकर किसी बिल में चले गए हैं। इसी तरह की बात मीडिया में हो रही होती है। इसी वजह से वो आदित्य के साथ साथ अवनी से भी बदला लेने की सोच रहा था। वहीं प्रताप वेला में दादी और महेंद्र जी आपस में आदित्य और अवनी की सुरक्षा की बात कर रहे होते हैं। वहीं दादी माँ और रेखा जी और अवनी गार्डन के पास वाले रूम में बैठे होते हैं। अवनी दादी माँ और रेखा जी के साथ ही बैठी होती है। रेखा जी उसको बहुत प्यार कर रही होती है क्योंकि वो उनकी दोस्त मीरा जी की बेटी होती है। अवनी को भी रेखा जी का प्यार मीरा जी की याद दिला रहा होता है, तो वो अपनी आंखों की नमी छिपाने के लिए रेखा जी से बोली, आंटी मैं। वो बोल ही रही होती है कि रेखा जी पूरे अपने पन से उसका कान पकड़कर बोली, आंटी नहीं मम्मा बोलो। रेखा जी की बात सुनकर अपनी मासूमियत से अपने दोनों कान पकड़कर बोली, सॉरी मम्मा। रेखा जी नम आंखों से मुस्कुराते हुए बोली, अब सही है। इतना बोलकर अवनी के कान छोड़ देती है। तभी अवनी बोली, मम्मा मुझे गार्डनिंग करनी है, तो क्या मैं कर सकती हूँ? दरअसल अवनी दादी माँ और रेखा जी के साथ जहाँ बैठी होती है वहाँ से गार्डन साफ दिखाई दे रहा होता है और अवनी बात करते हुए गार्डन में काम कर रहे लोगों को देखकर मुस्कुरा रही होती है। वो लोग गार्डन में सब प्लांट की कटिंग करके उन्हें एक आकार दे रहे होते हैं। वहीं कुछ नए पौधे की प्लांटिंग कर रहे होते हैं और कुछ पौधों को पानी भी दे रहे होते हैं। अवनी को वो सब देखकर बहुत ज़्यादा मन करता है कि वो भी वो सब करे। रेखा जी उसके सर पर हाथ रखकर बोली, तुम्हें जो करना है तुम वो कर सकती हो, पर ध्यान से। ये सुनकर अवनी मुस्कुराते हुए जल्दी से गार्डन में आ जाती है। अवनी को गार्डन में देखकर गार्डन में काम कर रहे लोग रुक जाते हैं। अवनी उन सब के पास आकर बोली, आप सब रुक क्यों गए हैं? आप लोग करते रहिए, फिर मैं आप सबको देखकर जल्दी से सीख लूँगी क्योंकि मुझे भी करना है। अवनी की बात सुनकर सब लोग सर हाँ में हिलाकर वापस काम पर ध्यान देने लगते हैं। अवनी पहले प्लांट की कटिंग गौर से देखने लग जाती है। जब काफ़ी देर देखकर वो समझ नहीं पाती तो वो पौधा लगा रहे लोगों के पास बैठकर उनको देखने लगती है। वो लोग पहले से थोड़ी गीली ज़मीन पर ट्रॉवेल टूल से थोड़ा सा गड्ढा बनाते हैं, फिर छोटे छोटे प्लांट
वो उसमें वापस से उन मिट्टी को भर देते हैं। ये देखकर अवनी को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वो भी उन सब की मदद करने लगती है। पहले तो अवनी को ये सब करने के लिए मना करते हैं, पर अवनी बच्चों जैसा चेहरा बनाकर प्लीज़ कहने लगती है, तो वो लोग कुछ नहीं बोल पाते और अवनी मुस्कुराते हुए उनके साथ प्लांटिंग करने लगती है। वहीं रेखा जी और दादी माँ अवनी को देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। दादी माँ एकटक अवनी को देखकर बोली, मेरा भी बिल्कुल अवनी की तरह ही थी, सबकी मदद करने वाली, चाहे काम छोटा हो या बड़ा, वो कभी मदद करने से पीछे नहीं हटती थी। रेखा जी आंखों में नमी लिए हुए अवनी को देखते हुए बोली, माँ, अवनी में आपको भी मीरा की छवि दिखती है। एक बच्चा कितना ही अपने पापा या अपने घर के और सदस्यों पर चला जाए, बच्चे में कुछ तो उसकी माँ जैसा होता ही है, चाहे वो कोई आदत हो, चाहे कोई गुण हो, चेहरा अक्स हो, क्योंकि वो बच्चा अपनी माँ के पेट में 9 महीने रहता है। उन 9 महीनों में कोई ना कोई चीज़ तो वो बच्चा अपनी मम्मी से सीख ही लेता है। रेखा जी उनकी बात सुनकर कुछ नहीं बोल सकती। वो बस एकटक अवनी को देख रही होती है, जो अपनी मस्ती में मुस्कुराते हुए गार्डनिंग कर रही होती है। थोड़ी देर बाद रेखा जी अपनी नमी आंखों को पोंछकर दादी माँ से मुस्कुराते हुए बोली, माँ, हमने अवनी के लिए कुछ गहने तैयार करवाने का सोचा है। हम तो चाहते हैं आप एक बार उन सबको देख लें, जिससे हम उन्हें तैयार करवा लें। दादी माँ अवनी से नज़रें हटाकर दोबारा रेखा जी से बोली, गहने अभी क्यों? कल ही तो अवनी ने कोई भी रस्म तैयार करवाने के लिए मना कर दिया था। रेखा जी मुस्कुराते हुए दादी माँ की बात सुनकर और भी ज़्यादा उत्साह से आगे बढ़ जाती है। वो मुस्कुराते हुए बोली, दादी माँ, हम जानते हैं अवनी ने कल ही मना किया था, पर आपको याद होगा अवनी ने यह भी कहा था कि वो ये सब तब करेगी जब वो शादी फिर से पूरे रीति रिवाज से वापस करेगी। दादी माँ रेखा जी को देखते हुए बोली, हाँ, हमें पता है, पर गहने उनका क्या हम कुछ समझे नहीं। रेखा जी दादी माँ से बोली, माँ, आप तो जानती है ना आदित्य को, जब अवनी ने अपनी ख्वाहिश बता ही दी है तो आदित्य उसकी ख्वाहिश पूरी बहुत जल्द करेगा। इसीलिए जब तक हम अपने हिसाब से अपनी पसंद का अवनी के लिए कुछ कर लेते हैं, नहीं तो बाद में सब कुछ आदित्य अपनी पसंद का ही करेगा। रेखा जी की बात सुनकर दादी माँ भी मुस्कुराते हुए बोली, ये तो तुमने सही कहा, चलो फिर हम भी कुछ अपने पोते और पोता बहू के लिए कुछ चीज़ पसंद कर लेते हैं। दोनों ऐसे ही बात करते हुए वहाँ से चली जाती है। केबिन में आदित्य अपनी चेयर पर सर टिकाए कुछ सोच रहा होता है। तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। वो आंखें बंद किए ही फ़ोन पर कान लगा लेता है। दूसरी तरफ से एक आदमी बोला, सर, मल्होत्रा कंपनी में मैनेजर ही संजय राठौड़ के लिए काम करता है और वो ही मल्होत्रा कंपनी के छोटे से बड़ी हर खबर संजय राठौड़ को देता भी है। आदित्य उस आदमी की बात सुनकर कुछ सोचने लगता है। फिर उस आदमी से बोला, पता चला कहाँ है संजय राठौड़? वो आदमी कुछ नहीं बोल पाता, क्योंकि किसी को पता नहीं चल रहा होता है कि संजय किस बिल में जाकर छुपा हुआ है। आदित्य बिना कुछ और कहे फ़ोन काट देता है। उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है, जैसे कि क्या अवनी जानती है कि मल्होत्रा कंपनी में कोई उनके खिलाफ ही साजिश कर रहा है, या वो जानती है वो साजिश करने वाला उनका मैनेजर ही है। ऐसे सवाल आदित्य के मन में चल रहे होते हैं, क्योंकि अवनी ने अब तक अपने शेयर्स पार्थ के नाम किए हुए पेपर्स उसे नहीं दिए हुए होते हैं। वो ये सब बात सोचते हुए अपने केबिन से बाहर निकल जाता है। वहीं अवनी प्लांटिंग करते हुए गीली मिट्टी अपने गले, गाल और माथे पर काम करते हुए अनजाने में लगा लेती है। उसके कपड़ों पर गीली मिट्टी के कई सारे धब्बे साफ दिखाई दे रहे होते हैं, पर अवनी इन सब की परवाह किए बिना पौधे लगाए जा रही होती है। तभी वहाँ आदित्य अवनी को ढूंढता हुआ आ जाता है। अवनी को देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई फूल मुस्कुराते हुए खिल रहा है। असल में गार्डन में बहुत तेज़ धूप आ रही होती है और अवनी को काम करते हुए पसीना भी आ रहा होता है, और वो पसीना अवनी के माथे पर साफ चमक रहा होता है
और वो बार बार अपने मिट्टी वाले हाथ से उसे पोंछकर वापस काम करने लगती है। आदित्य वहीं खड़े एकटक अवनी को ऐसे देखता रहता है। थोड़ी देर में अवनी मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ उठकर अपने दोनों हाथों को झाड़कर बोली, चलो ये काम पूरा हो गया। इतना बोलकर पौधों में पानी दे रहे नौकर के पास आ जाती है। अवनी मुस्कुराते हुए नौकर को देखते हुए बोली, मुझे हाथ धोना है। इतना बोलते हुए अवनी अपने हाथ दिखा देती है तो वो नौकर अवनी के हाथों पर पानी वाला पाइप कर देता है। अवनी हाथ धोने के बाद मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, क्या मैं भी वो पौधे को पानी दे सकती हूँ? वो नौकर अपनी मैडम को देखकर कुछ नहीं कह पाता। वो पाइप अवनी को पकड़ाकर अपने दूसरे काम करने लगता है। अवनी मुस्कुराते हुए पौधों को पानी देते हुए कई बार पाइप को घुमाने लगती है, जिसकी वजह से काम कर रहे नौकर गीले होने लगते हैं और अवनी खिलखिलाकर हंस रही होती है। सारे नौकर भी अपनी मैडम की निश्चल मुस्कान देखकर मुस्कुराते हुए वहाँ से चले जाते हैं। अवनी मुस्कुराते हुए पौधों को पानी देते हुए फिर से कभी ऊपर की तरफ पाइप करती तो कभी चारों तरफ पाइप को घुमा देती और खुद भी उसके साथ घूमने लगती है। आदित्य अवनी को बेहद प्यार भरी नज़रों से देख रहा होता है। वो सब नौकर के जाने के बाद अवनी की तरफ बढ़ने लगता है। अवनी आदित्य के वहाँ होने से अनजान अपनी ही मस्ती में खिलखिला रही होती है और पाइप को चारों तरफ घुमा रही होती है कि तभी पाइप आदित्य की तरफ भी आ जाता है और पाइप से आ रहे पानी से वो भी गीला हो जाता है। तभी अवनी हैरानी से अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके आदित्य को देखती है, जो पानी की वजह से आधा गीला हो चुका होता है। आदित्य अभी भी एकटक अवनी को देखते हुए उसकी तरफ आ रहा होता है। वहीं अवनी डर की वजह से एक एक कदम पीछे लेने लगती है और फिर आदित्य की तरफ पाइप कर मुस्कुराते हुए उसे और भी ज़्यादा गीला करने लगती है। आदित्य अवनी की मस्ती देखकर अपने बड़े बड़े कदमों से अवनी के पास आने ही वाला होता है कि अवनी आदित्य की तरफ पाइप उछालकर भागने लगती है। आदित्य मुस्कुराते हुए पाइप को वहीं छोड़कर अवनी के पीछे भागने लगता है। अवनी गार्डन में भागते हुए खिलखिला रही होती है और आदित्य उसे अपनी बाहों में सबसे छुपाने के लिए पकड़ रहा होता है। आदित्य 2-3 बड़े कदम लेकर अवनी के हाथ को पकड़ लेता है और अवनी आदित्य के पकड़ से अपनी तरफ खींच लेता है और सीने से लग जाती है अवनी। दोनों ऐसे ही अपनी तेज़ सांसें जल्दी से धड़कनों को सामान्य करने की कोशिश करते हुए एक दूसरे को देख रहे होते हैं। आदित्य अवनी की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेता है। अवनी और आदित्य एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। अवनी के दोनों हाथ आदित्य की कोट पर अपनी पकड़ बनाए हुए होते हैं। वहीं आदित्य अवनी को थोड़ा अपनी तरफ और खींचकर जैसे ही उसके होठों पर अपने होठ रखने लगता है, वैसे ही अवनी दादाजी बोलती है, जिसे सुनकर आदित्य अवनी पर से अपनी पकड़ ढीली करके उस तरफ देखने लगता है और इतने में ही अवनी आदित्य को हल्का धक्का देकर खिलखिलाकर हंसते हुए फिर से भाग जाती है और इस तरह आदित्य से बचते हुए हॉल की तरफ चली जाती है। आदित्य अवनी को भागकर अंदर जाता देखकर वहीं खड़ा अपने आप को ठगा सा महसूस करने लगता है। फिर कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए अपने बालों में उंगलियों को घुमाते हुए बोला, जान, जितना भी भागना है भाग लो, आखिर में थक हार कर हमारे रूम में ही आओगी। इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है। वहीं आदित्य अवनी से बचते हुए भागकर हॉल में आ जाती है, जहाँ महेंद्र जी और दादाजी पहले से ही आपस में बातें कर रहे होते हैं। अचानक से अवनी को ऐसे भागकर आता देखकर महेंद्र जी अवनी से बोले, अवनी बेटा, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों भाग रही है? महेंद्र जी के ऐसे पूछने से अवनी 2-3 गहरी सांस लेकर बार बार पीछे देखते हुए बोली, कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही। दादाजी अवनी को इस तरह से पीछे देखता देखकर अवनी से जल्दी से बोले, बेटा, कोई है क्या पीछे जो आप बार बार पीछे देख रही है? अवनी अपने आप को सामान्य कर गहरी सांस लेकर बोली,
नहीं दादाजी, कोई नहीं है, बस ऐसे ही देख रही थी। महेंद्र जी अवनी से बोली, अगर कुछ नहीं है तो आप भागते हुए क्यों आई थी? ज़रूर कुछ और बात है, बताओ क्या बात है? अवनी महेंद्र जी के पास आकर बोली, वो हाँ, वो क्या है ना, मैंने इतने दिनों से जॉगिंग नहीं की थी ना, तो पापा वो बस मैं इसीलिए भागकर आ रही थी। इतनी देर में हॉल में रेखा जी और दादी माँ भी आ जाते हैं। महेंद्र जी अवनी की बात सुनकर अवनी को देखते हुए बोले, आप सच बोल रही है ना बेटा? और ये मिट्टी क्यों लगी हुई है इतनी आपको? अवनी रेखा जी और दादी माँ की तरफ देखकर बोली, वो मैं गार्डनिंग कर रही थी और वो ये सब करते हुए छोटे छोटे पौधे भी मैं लगा रही थी, और मैंने ये सब करने के लिए दादी माँ और मम्मा से परमिशन भी ली थी सच्ची। इतना बोलकर अवनी मासूम सा चेहरा बना लेती है। अवनी के चेहरे को देखकर सब मुस्कुराने लगते हैं। वहीं दादी माँ अवनी के पास आकर बोली, अच्छा चलिए बाकी के सवाल बाद में करना आप दोनों। अवनी से पहले अवनी आप जाकर कपड़े बदल लीजिए। दादी माँ की बात सुनकर अवनी अपने मन ही मन में मुस्कुराते हुए गर्दन हाँ में हिलाकर वहाँ से अपने रूम की तरफ चली जाती है। अवनी अपने कमरे में आकर अपने में ही बड़बड़ाते हुए बोली, जल्दी कपड़े बदल कर चली जाती हूँ। वो इतना बोलते हुए जैसे ही वॉशरूम में आती है वैसे ही दो मजबूत हाथ अवनी पर अपनी पकड़ बना लेते हैं। एक अवनी की कमर पर और दूसरा हाथ उसके मुंह पर, जिससे अवनी चिल्ला ना सके। अवनी की आंखें हैरानी से एकदम से बड़ी बड़ी हो जाती है। उसके दोनों हाथ उस आदमी के कंधे पर अपनी जगह बना लेते हैं और वो मजबूत हाथ वाला इंसान अवनी को वॉशरूम में शावर के नीचे खड़ा कर देता है और धीरे से अवनी के मुंह पर से हाथ हटाकर शावर ऑन कर देता है। शावर का पानी अवनी को भिगो रहा होता है। अवनी बस उस इंसान को देखकर मुंह से बस आदित्य ही बोल पाती है और आदित्य मुस्कुराते हुए अवनी की कमर पर अपनी पकड़ बनाए खड़ा अवनी को भीगते हुए देख रहा होता है। आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।